टर्म है जो इंडिया में जो है अभी लीगलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी लीगल है। जैसे हमारी कंपनी है वो डिटेक्टिव्स के नाम में सही प्राइवेट लिमिटेड है, ISO सर्टिफाइड भी है, बहुत सारी हमने सर्टिफिकेशन भी ले रखी है, हम GST भी पे करते हैं, हम इनकम टैक्स भी, हम समटाइम कोई बहुत बड़ा केस होता है। एक बहुत साल पहले मैंने नाइकी का किया था। तो नाइकी में हमने पूरे इंडिया के अंदर 200 रेड कलेक्ट की थी, मतलब मैंने नहीं की थी, वो दूसरे लव एंजल हो गया। बस यही लोगों के दिमाग में एक सोच बनी हुई है कि इन्हीं चीज़ों के लिए जो डिटेक्टिव हायर किए जा सकते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं। तो इसके अलावा भी कोई अदर फील्ड्स या कोई और पार्ट में जिसके लिए आप डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं? देखिए, डिटेक्टिव लोग जो हायर करते हैं वो 2 टाइप के लोग हैं। मेरे चैनल के अंदर तो जैसे आप देख रहे होंगे, आज मैं आपको जो है डिटेक्टिव एजेंसी के पास में लेकर के आ गया हूँ। यानी आपके दिमाग में आज डाउट आ रहे होंगे कि आज मैं कोई होलसेल का प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये कोई होलसेल की प्रोडक्ट की कोई डीलिंग नहीं है, ना कोई रिटेल की डीलिंग है, बल्कि आपकी लाइफ के अंदर जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करा जाए। कई सारे लोगों के डाउट्स होते हैं कि यार डिटेक्टिव यानी इलीगल, थोड़ा सा अपनी नेगेटिव थिंकिंग के अंदर जो है डिटेक्टिव को यानी लोग सोचते हैं कि उनकी प्राइवेसी के साथ समझौता। तो आज इन्हीं डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारे साथ में सर है। नमस्कार सर, क्या हाल चाल है आपके? नमस्कार सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूवर्स को आप अपना नाम बता दीजिए और आपका क्या प्रोफेशन है, और आज हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को गाइड करिएगा। सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल राय गुप्ता है। डिटेक्टिव गुरु के नाम से हमारा ब्रांड नेम है। कंपनी का नाम है सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स प्राइवेट लिमिटेड, और हम साउथ दिल्ली में हैं, मोती बाग एरिया में। और यहाँ से हम करीब 15 साल से ही हमारा ऑफिस है। ओके। और मैं इस प्रोफेशन में करीब 27 साल से हूँ। 27 साल से? जी जी जी। बहुत बेहतरीन। तो सर, जैसे आपने बताया कि आपका ऑफिस ही अपना मोती बाग के अंदर साउथ कैंपस के नियर बाय पड़ता है, तो आप बेसिकली करते क्या है? डिटेक्टिव गुरु, मैंने आपकी फर्म पीछे लगा भी हुआ है, पोस्टर वगैरह हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। तो डिटेक्टिव गुरु ये आइडिया कैसे आया और क्या इसके अंदर मेन वर्क रहता है? देखिए, सबसे पहले जब मैं 95 में ये प्रोफेशन शुरू किया था तो मैंने जॉब से शुरू किया था। तो करीब 5-6 साल मैंने जॉब किया, और जब मुझे लगा कि अब मैं अपनी फर्म खोल सकता हूँ, जो मेरे सीनियर्स थे, जो मेरे मेंटर्स थे, उनका आशीर्वाद से मैंने अपनी फर्म खोली जिसका नाम था सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स। तो कंपनी का नाम सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव से ही पता चलता है कि हम सीक्रेटली काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं यहाँ पे पुलिस केस रजिस्टर नहीं कर पाती है, क्योंकि वो सिविल केसेस होते हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ का मामला है, या शादी से पहले कोई जांच करनी है, या कॉर्पोरेट में बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं। यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स की ज़रूरत होती है, प्राइवेट डिटेक्टिव्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम काम करते हैं। तो इसीलिए हमने अपनी फर्म का नाम सीक्रेट वॉच डिटेक्टिव्स रखा। तो धीरे धीरे करते करते हम बढ़ते गए, और 10 साल तक हमने जैसे काम किया। तो 2010 में हमने अपनी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे कन्वर्ट किया, ISO सर्टिफिकेशन भी लिया, जो इंटरनेशनल बॉडी है जैसे काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स है US के अंदर, उससे भी मैंने सर्टिफिकेशन किया अपने आप को। और फिर वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स है, तो वहाँ पे भी मैंने अपने आप को रजिस्टर्ड किया। तो ऐसे ही और बहुत सारी बॉडीज़ हैं यहाँ पे डिटेक्टिव सर्टिफाइड होते हैं, तो वहाँ पे मैंने अपने आप को सर्टिफाइड किया, और मैं इंटरनेशनल मार्केट में गया वहाँ से। तो इन बिटवीन इन 10-12 सालों के अंदर बहुत से ऐसे बच्चे थे जो हमारे पास आए, काम सीख के गए और काम किया, और फर्म्स में काम किया। कुछ लोगों ने अपनी एजेंसी भी शुरू कर ली, तो वो मुझे गुरु बोलते थे। तो इसी नाम से हमने कहा कि अभी हमें एक ब्रांड नेम की ज़रूरत है। तो फिर हमने जब इसको और बड़ा बनाने की सोची 2015 में, तो फिर दिमाग में आया कि हम इसका नाम डिटेक्टिव गुरु रख सकते हैं। तो इसलिए हमने अपना नाम जो है डिटेक्टिव गुरु के तौर पे प्रमोट करना शुरू किया। बहुत बेहतरीन। और सर, जैसे हमने कई सारी मूवीज़ के अंदर, आजकल हॉलीवुड मूवीज़ हो गई, बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर हम लोग देखते हैं कि जासूस जो होते हैं कैसे लोगों की इन्वेस्टिगेशन वगैरह करते हैं। वो फिल्म्स वगैरह तो अलग हो गई, लेकिन इंडिया के अंदर लोगों की थिंकिंग होती है जासूस मतलब प्राइवेसी के साथ समझौता। आजकल अगर नॉर्मल मेरे हिसाब से देखा जाए, जो आजकल की यूथ जनरेशन है वो ज़्यादातर लव ट्राइंगल्स हो गए, या फिर जैसे आपने बताया कि पोस्ट मैरिज या मैरिज के बाद सारी चीज़ें। तो आजकल लोग जो है ना किसी डिटेक्टिव को नहीं ढूंढते हैं, वो आजकल एक हैकर वर्ड है ना, वो उसके पास जाने की सोचते हैं कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट से हम लोग सर्च करें, सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक हैकर और एक डिटेक्टिव में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, जैसे आपने पहले भी बोला कि प्राइवेसी के साथ समझौता। जी।
तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, यहाँ पे आपको लगता है कि आप शादी करने जा रहे हो, तो अब आपके पास एक बायोडाटा आ गया, आप किसी मैट्रिमोनियल साइट पे गए, वहाँ पे आपने कोई प्रोफाइल देखा, आपको बहुत पसंद है, बट आपके मन में डाउट भी है कि भाई इसका और पता कैसे करें। अब किसके पास जाओगे आप? या तो आप खुद बाहर निकलो, उनका फॉलो करो, उनका सारा कुछ पता करो, उनके आधार कार्ड से, पैन कार्ड से चीज़ें फाइंड आउट करो जो लीगली पॉसिबल है। ओके, ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो लीगली पॉसिबल होती हैं, लेकिन आम पब्लिक को नहीं पता होता, जो हमें पता होता है और हम अपने तरीके से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस हैं जो प्राइवेसी में दखल नहीं होता, लेकिन हम पता कर लेते हैं क्लाइंट की सुविधा के लिए और क्लाइंट की ज़रूरत के हिसाब से। तो उससे एक सही इंफॉर्मेशन क्लाइंट को मिल जाती है, जिससे कि वो एक सही डिसीजन ले सकता है कि उसको यहाँ पे शादी करनी है या नहीं करनी है। या अगर पार्टनर कुछ गलत कर रहा है उनका शादी के बाद, तो वो पता चल जाता है, सो दैट वो अपना डिसीजन ले सके कि इस पार्टनर के साथ उनको आगे लाइफ स्पेंड करनी है या नहीं करनी है, या अपना रास्ता अलग कर लेना है। तो बहुत सारे ऐसे कपल्स भी आते हैं जिनको हम समझाते भी हैं, जिनकी काउंसलिंग भी करते हैं हम। ऐसा नहीं कि हम घर तोड़ते ही हैं, कई बार, बहुत बार ऐसे होता है घर जोड़ते भी हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि पार्टनर को सिर्फ डाउट है, ऐसा कुछ है नहीं है और कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला हमें, तो वहाँ पे हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं, उनसे बातचीत भी करते हैं। तो ये तो हो गया प्राइवेसी। अब यहाँ तक हैकिंग की बात है, तो कोई भी प्राइवेट डिटेक्टिव है वो हैकर नहीं है, ये बहुत समझने वाली बात है। प्राइवेट डिटेक्टिव एक जो लीगल टर्म है, जो इंडिया में जो है अभी लीगलाइज नहीं है, लेकिन फिर भी लीगल है। जैसे हमारी कंपनी है वो डिटेक्टिव्स के नाम में सही प्राइवेट लिमिटेड है, ISO सर्टिफाइड भी है, बहुत सारी हमने सर्टिफिकेशन भी ले रखी है, हम GST भी पे करते हैं, हम इनकम टैक्स भी पे करते हैं, और जहाँ पे GST पे करते हैं उसमें सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन लिखा हुआ है, तो इसको इनलीगल नहीं कह सकते हम। ठीक है, तो जो हैकर्स होते हैं, हैकर एक होते हैं एथिकल हैकिंग। ठीक है, जो इंस्टीट्यूट हैकर्स को सिखाते हैं वो एथिकल हैकिंग सिखाते हैं। एथिकल हैकिंग का मतलब है कि अगर प्रोटेक्शन, अगर आपके पास कोई हेट मेल आ रही है, या आपका कोई पासवर्ड चोरी करके आपके बैंक से पैसा निकाल लेता है, या कोई भी ऐसा साइबर क्राइम करता है, उसकी रोकथाम के लिए जो एथिकल हैकर्स होते हैं वो काम करते हैं। क्योंकि हैकिंग को रोकने के लिए हैकर ही होंगे, तो जो उनको रोकते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उनको एथिकल हैकर बोला जाता है। अब उसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी निकल जाते हैं जिनके दिमाग बड़े ख़राब होते हैं, या जिनको मतलब एक इजी मनी चाहिए होता है, तो वो हैकिंग की तरफ चलते हैं। वो कहते हैं अच्छा इसके अकाउंट में तो इतना पैसा पड़ा है, हम इसमें एक झटके से निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। तो उनको ना तो समाज से कुछ लेना देना है, ना उनको नियम कानून से कोई लेना देना है, ना लीगलिटी से कुछ लेना देना है, ना लॉ से कोई लेना देना है, ना पुलिस से कोई, वो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन जब फंसते हैं तो फिर वो पछताते भी हैं। तो हैकिंग का डिटेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। मेरे पास बहुत से कॉल भी आते हैं जिसमें पूछते हैं वो कि किसी हैकर का नंबर दे दो, तो हमारा किसी भी हैकर से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है, और ना हम कोई भी काम कराने के लिए किसी हैकर को अपॉइंट करते हैं या हायर करते हैं। तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी एजेंसी मोती बाग के अंदर है, साउथ कैंपस में, अब कई सारे हमारे व्यूवर्स जो हैं ऑल ओवर इंडिया से या वर्ल्ड के बाहर से भी देखते हैं, मेरी कई सारी वीडियोस और रील्स जाती हैं, वो सोच रहे हैं कि आप तो इंडिया के अंदर हो, दिल्ली के एक छोटे से शहर में हो, अब मेरे को यहाँ पे जैसे किसी से कोई केस आपको अपॉइंट करना है, तो वहाँ पे कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस वगैरह रहेगी, कैसे क्या रहेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उसका कोई जियोग्राफिकली एरिया नहीं होता है। वो बाउंड नहीं होती कि उसको, अगर हमारा ऑफिस दिल्ली में है तो हम दिल्ली में ही काम करेंगे। मेरा ऑफिस ज़रूर दिल्ली में है, हम बैठे ज़रूर दिल्ली में है, लेकिन मेरे जो फील्ड एजेंट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में हैं। ऑल ओवर इंडिया का मतलब है कि हर मेट्रो सिटीज़ में भी हैं, जो 2 टायर सिटीज़ होती हैं तो उनमें भी हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरे पास केसेस आते हैं, यहाँ जहाँ मेरे पास इंक्वायरी आती है, तो वहाँ पे मैं अपने फील्ड एजेंट अपॉइंट करता रहता हूँ। तो क्योंकि मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस है, मतलब 24 साल हो गए मेरे को अपनी एजेंसी चलाते हुए, तो मेरे साथ बहुत से ऐसे, मतलब अगर आप इंडिया की बात करो तो 100 से ज़्यादा मेरे मतलब फील्ड एजेंट होंगे जो इंडिया में काम कर रहे हैं। ठीक है ना, तो वो हर एरिया में हैं, तो जहाँ का भी केस होगा हम इंडिया में करेंगे। और यहाँ तक इंटरनेशनली बात है तो हमारी जो एसोसिएशन है CII, काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर, और वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ डिटेक्टिव्स,
तो उनके जो डिटेक्टिव हैं हमारे मतलब काउंटर पार्ट हैं, उनके ऑफिस हैं करीब 70-80 कंट्रीज़ में हैं, एक एसोसिएशन के 165 कंट्रीज़ में हैं। तो ऑलमोस्ट हम हर कंट्री में सर्विसेज दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से हमें कॉल करता है, लेट्स सपोज कोई अमेरिका का शहर है, न्यूयॉर्क से कॉल करता है और उनको न्यूयॉर्क में ही काम कराना है, तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पे लोकल एजेंसी आप हायर कर लो, क्योंकि वो खुद भी न्यूयॉर्क में है और उनको काम भी वहाँ पे कराना है। तो हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है उनको। उनको हम किसी एजेंसी का पता बता देंगे, नंबर दे देंगे और वो वहाँ पे जाके खुद डील कर लेंगे। तो उसमें हम अपना कुछ रखते नहीं है। हमें मज़ा आता है जहाँ पे हमें कुछ अपना दिमाग लगाना पड़े। यहाँ पे हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम दलाली नहीं करनी है हमने, ठीक है ना। तो हमने कोई कमीशन नहीं खाना कि भाई इधर का केस लेके उधर दे दिया तो थोड़े पैसे बचा लिए, एक हेल्प के पर्पस से बस। तो वो वैसा काम नहीं करते, क्योंकि जो दूसरी एजेंसी काम करेगी तो वो भी ऐसी करती है। उसका कोई केस होगा इधर का और क्लाइंट भी इधर का होगा, बाई चांस उनके पास कॉल चला गया तो वो हमें रेफर कर देते हैं। तो एक कम्युनिटी हमने बिल्ड की हुई है। तो उस कम्युनिटी में हम कोई कंपटीशन नहीं है हमारा, तो हम एक दूसरे को हेल्प करते हैं। केसेस में भी हेल्प करते हैं। अगर हमारा कोई केस होगा तो वो हमें काम करके देंगे, अगर हम उनके पास कोई क्लाइंट भेजेंगे तो उनको भी वो एड्रेस करेंगे, उनको भी वो डील करेंगे। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। जनरली अगर कोई अमेरिका का क्लाइंट है, उसको इंडिया के किसी भी कोने में काम करना है, वो हमें संपर्क करता है, हम उनका काम खुद करेंगे, हमारी टीम करेगी। लेकिन अगर कोई इंडिया का क्लाइंट है, वो अमेरिका में काम कराना चाहता है, तो हम जो हमारे एसोसिएट हैं वो काम करेंगे। समटाइम बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है नहीं जी हमें आपके ऊपर ही विश्वास है। पुराना क्लाइंट है, वो कहता है आप जाके करो, तो मैं जाता हूँ वहाँ पे। बाहर इंडिया से बाहर मैं जाता हूँ, मैं अपने एसोसिएट की मदद लेता हूँ और हम खुद इन्वेस्टिगेशन करते हैं वहाँ पे। क्योंकि मैं खुद सर्टिफाइड हूँ एज अ इंटरनेशनल, मैं मतलब सर्टिफाइड इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर हूँ, तो इसलिए मैं खुद जाके काम कर सकता हूँ वहाँ पे। बहुत बेहतर सर। जैसे आपने बताया कि आप एक सर्टिफाइड इन्वेस्टिगेटर हैं, तो जो आपकी फील्ड के अंदर ये सारे सर्टिफाइड हैं या कुछ एक्सपीरियंस है या फ्रेशर्स हैं, कैसे आपकी टीम रहती है थोड़ी सी? जो सर्टिफिकेशन है, जैसे मैंने अभी CII की बात की, तो काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स के कुछ कोर्सेज होते हैं, वो सर्टिफिकेशन देती है, US में है वो। और वो बहुत सारी कंट्रीज़ में अपने कोर्सेज लॉन्च करती है। तो हम जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाता है इस फील्ड में, उनको मेंबरशिप भी देती है। उसके साथ साथ उनके कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको पास करके आप सर्टिफिकेशन ले सकते हो। तो वो सर्टिफिकेशन हमने ली हुई है। इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है वो सर्टिफिकेशन। लेकिन सर सबके लिए पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा, जैसे आपने बताया बहुत कम लोगों के पास है, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह आप भी प्रोवाइड या कुछ प्रोग्राम्स वगैरह आप भी रन करते हैं? जैसे आपने बताया कि 100 पर्सन्स के आपकी वो है। जी। तो हमने जो 100 से ज़्यादा मैंने लोग कहे, उसमें से ज़्यादातर जो लोग हैं वो IB से या CBI से या रॉ से रिटायर्ड लोग हैं, जो सब इंस्पेक्टर या ASI या इंस्पेक्टर या ACP रैंक से रिटायर हो जाते हैं, जो नॉन IPS होते हैं। ठीक है, वो हमारे साथ जुड़ते हैं और एक्सक्लूसिवली हमारे लिए काम करते हैं, बट वो पार्ट टाइम काम करते हैं हमारे लिए। जब हमारे पास केसेस होते हैं तो हम उनको हैंड ओवर करते हैं और उनके साथ एक कमिटमेंट होती है कि वो किसी और के लिए काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो वो हमारे लिए काम करते हैं। अब यहाँ तक ट्रेनिंग की बात है, तो अभी हमने शुरू की है, वर्कशॉप्स शुरू की हैं। तो उसमें हम यहाँ पे बैठे हैं, क्लासरूम ही है हमारा। तो हम वर्कशॉप यहाँ पे 10 से 15 लोगों को हम ट्रेंड करते हैं। उनको हम 1.5 घंटे का वर्कशॉप देते हैं, जिसमें हम उनको इन्वेस्टिगेशन के हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। उनको हम बताते हैं कि इन्वेस्टिगेशन होती कैसे है, लोग कैसे कैसे हमारे पास आते हैं, क्यों आते हैं लोग हमारे पास, पुलिस के पास क्यों नहीं जाते हैं, और कैसे कैसे केसेस आते हैं हमारे पास, और आप सोसाइटी की कैसे मदद कर सकते हो। और एक जासूस बनने के लिए, एक डिटेक्टिव बनने के लिए, एक इन्वेस्टिगेटर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, और अगर स्किल्स नहीं भी हैं तो उनको डेवलप कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हम इनको बताते हैं क्लास में। बहुत। और सर एक छोटा सा डाउट और आ रहा है मेरे भी दिमाग में कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे केसेस आते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाहूँगा किस टाइप के केसेस आते हैं आपके पास? क्योंकि जासूसी का जहाँ नाम आता है वहाँ पे तो हस्बैंड वाइफ वाला मैटर हो गया, लव एंगल हो गया, बस यही तो लोगों के दिमाग में एक सोच बनी हुई है
कि इन्हीं चीज़ों के लिए जो डिटेक्टिव हायर किए जा सकते हैं और किसी चीज़ के लिए नहीं, तो इसके अलावा भी कोई अदर फील्ड्स या कोई और पार्ट में जिसके लिए आप डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं? देखिए, डिटेक्टिव लोग जो हायर करते हैं वो 2 टाइप के लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक कॉर्पोरेट्स होते हैं। इंडिविजुअल जो है वो अपनी शादी के लिए कोई लड़का लड़की देख रहे हैं, उसके लिए भी हायर करते हैं। कई बार वो अपने सर्वेंट की कोई वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं, घर में उनको लगता है कि थेफ्ट हो रहा है, घर पे चोरी हो रही है, कोई सामान गायब हो रहा है, उनकी 20 साल पुरानी मेड है या 20 साल पुराना उनका ड्राइवर है, तो घर से चीज़ें गायब हो रही हैं। अब उस पर एकदम से डाउट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने देखा तो है नहीं, तो फिर वो हमारी हेल्प लेते हैं कि हम इसको कैसे शॉर्ट आउट करें, कैसे पता करें कि मतलब है क्या मामला, तो हम उनकी हेल्प करते हैं उसमें, क्योंकि उसमें पुलिस कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो सिविल केस है, ठीक है ना। जब तक कोई चोरी हुई नहीं है या तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे। अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएंगे, पुलिस पूछेगी अच्छा आपको किस पे शक है, तो वो बोलेंगे जी ड्राइवर पे शक है। अब 20 साल पुराना ड्राइवर है तो पुलिस उसकी कुटाई करेगी, सही बात, ठीक है। तो अब वो ड्राइवर मान लो वो मतलब नहीं है, मतलब वो ईमानदार है, तो उसकी तो पिटाई करवा दी ना आपने, सही बात है, तो वो आपका दुश्मन बन गया। तो बहुत से लोग होते हैं कि वो नहीं चाहते हैं कि भाई इसे ऐसी चीज़ हो, अपना सीक्रेटली पता चल जाए कि मामला क्या है, उस हिसाब से वो निपट लें। ओके, ठीक है ना। वो मतलब अपने कई बार मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक केस किया था, तो किसी घर में करीब 13 सर्वेंट काम कर रहे थे, 13 लोग थे काम करने वाले। तो वहाँ से उनका कुछ डायमंड का कुछ चोरी हो गया था और कुछ कैश चोरी हो गया था, तो उन्होंने हमें हायर किया। तो हम क्वेश्चन करते भी है कि आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तो उन्होंने यही बताया कि अगर पुलिस के पास जाएंगे वो नाम पूछेंगे, अब नाम हमें पता नहीं है कोई, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 13 के 13 नाम देने पड़ेंगे। अब इनमें से छांट तो सकते नहीं, अब ये सभी पुराने हैं, 2 साल से लेके 20 साल तक पुराने हैं, तो हम किसका नाम बताएंगे, सही बात, ठीक है। तो अगर हम कुछ लोगों का नाम बताते हैं तो वो इनजस्टिस हो जाएगा, सबका नाम बताते हैं तो भी इनजस्टिस, क्योंकि पुलिस सबको बुलाएगी, फिर पूछताछ भी करेगी, वो थोड़ा सख्ती भी करेगी पुलिस, क्योंकि पुलिस सख्ती करेगी, उसका काम भी है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो अब हमने जो काम किया, हमने वहाँ से फिंगरप्रिंट उठाए, मैच किए, ठीक है, मैच करके किसी एक का मिल गया फिंगरप्रिंट। अब हमें उसको भी पुलिस के हवाले नहीं करना है, सही बात, उसको बुलाया, सॉफ्ट इंटेरोगेशन की उसके साथ, ठीक है, उससे बातचीत की, उसको समझाया कि देख भाई पकड़ी गई है तू, ठीक है, अब तू मान जा, सामान कहाँ है वो दे दे, ये पुलिस के हवाले नहीं करेंगे। तो उसने मान ली हमारी बात और उसने सामान दे दिया। तो उसका नुकसान सिर्फ ये हुआ कि उसको नौकरी से निकाल दिया, तो उसको पुलिस में नहीं दिया उन्होंने, लेकिन सबको ये पता चल गया, दूसरे 12 लोगों को, कि भाई हाँ ये जो हमारे ओनर हैं इतने कैपेबल हैं कि अगर हम कुछ भी गलत करेंगे ये हमें पकड़ लेंगे, हमें माफ़ नहीं करेंगे। सही बात है, ठीक है ना। तो वो इस तरीके के बहुत सारे पर्सनल केसेस होते हैं, शादी के बाद के भी होते हैं। कॉर्पोरेट में बहुत सारे केसेस होते हैं, कॉर्पोरेट में भी ऐसी थेफ्ट के केसेस बहुत होते हैं, जैसे मैंने ये बताया, ये कॉर्पोरेट्स में भी होता है। कई बारी इंश्योरेंस क्लेम्स भी होते हैं, कई बार किसी ने किसी चीज़ की एजेंसी ली, पैसे लेके भाग गया, चेक बाउंसिंग का केस है, 2 करोड़ का, 5 करोड़ का, 20 करोड़ का, अब उसको ढूंढना है, तो कौन ढूंढेगा, पुलिस क्यों ढूंढेगी उसको, पुलिस का क्या इंटरेस्ट है उसमें, उसने कोई ऐसा तो, वो तो कोर्ट जाएंगे बंदे, कोर्ट से कोई ऑर्डर मिलेगा तब जाके देखी जाएगी, वारंट इशू होगा, नॉन अवेलेबल वारंट होगा, नहीं 2-3 साल नहीं, बहुत साल लग जाते हैं। तो इसलिए वो ऐसे लेबर कोर्ट केसेस होते हैं, ऐसे और कोर्ट के बहुत सारे केसेस होते हैं, यहाँ पे लीगल केसेस में हम कॉर्पोरेट्स को हेल्प करते हैं। ओके, तो सर ये जो कॉर्पोरेट्स हैं ये प्राइवेट में ही या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस वगैरह में भी आप कुछ इन्वॉल्वमेंट रहा है आपका? नहीं, गवर्नमेंट्स में भी हम काम करते हैं। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए भी काम किया है, मैंने BHL के लिए भी काम किया है, मैंने जो PNG गैस हमारी आती है, इस इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बोलते हैं इसको, तो इसके लिए भी काम किया। तो बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की बॉडीज़ हैं, PSU बोलते हैं जिनको, तो PSUs के लिए भी काम किया। अब प्रॉब्लम वहाँ पे कोई भी आ सकती है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं किस्म से, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे क्राइम नहीं हुआ कोई। अगर कोई ऐसी चीज़ हो गई जैसे किसी का चेक बाउंस हो गया, तो अब 2 तरीके हैं आपके पास कि आप कोर्ट में चले जाओ या उनका पता करके उनसे बातचीत कर लो। सही बात है, ठीक है।
ताकि आपको रिकवरी मिल जाए, आपको पैसे वापस मिल जाएं अपने। तो जनरली लोग कोर्ट जाते हैं, और ठीक भी है, कोर्ट जाना भी चाहिए। अगर चेक बाउंस हो गया तो एक मतलब लॉ के अगेंस्ट चीज़ हो गई है, तो उसमें आपके पास अधिकार है, 138 में आप केस डाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपके पास बंदा ही नहीं है, आपके पास उसका एड्रेस ही नहीं है, तो कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला भी दे दिया, ऑर्डर भी पास कर दिया, अब उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कैसे करोगे आप? सही बात है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए फिर उनको हमारे पास आना पड़ेगा, क्योंकि हम उनका एड्रेस बताएंगे, हम उनको ढूंढेंगे कि वो कहाँ पे है, या उनकी प्रॉपर्टीज़ ढूंढेंगे ताकि वो प्रॉपर्टीज़ कोर्ट में अटैच कर दी जाए। ठीक है ना? तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ऐसे केसेस में हमारी ज़रूरत पड़ती है। ओके, देर से भी। बहुत सही सर। केसेस तो आपके पास बहुत सारे आए होंगे, लेकिन कभी जैसे आपने बताया कि आप नॉर्मली लीगल वे में ही काम करते हैं, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ है कि इलीगल वे में जा करके आपको लीगल में? इनलीगल जनरली कई बार हो जाता है, सिचुएशंस होती हैं, रिस्क बहुत सारे होते हैं, जैसे आपके मैंने सुन रखा डिटेक्टिव्स जो होते हैं कई जगह ऐसी जगह जाने पड़ जाते हैं जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। मैं आपको बताता हूँ इनलीगल और लीगल का फंडा क्या है, कि जैसे डुप्लीकेट प्रोडक्ट बनते हैं। जनरली मैं इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, क्योंकि इसके लिए एक अलग सेटअप की जरूरत होती है, बट कभी कभार कोई केस आ जाता है तो हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं उसके ऊपर। तो इसके लिए अलग से डिटेक्टिव एजेंसीज हैं जो सिर्फ डुप्लीकेट ब्रांड्स को ही पकड़ती हैं, मतलब उसके ऊपर रेड करते हैं, उसको ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट बोलते हैं हम। ठीक है, तो उसके ऊपर काम जो होता है आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल कॉपीराइट्स का होता है जो, तो वो अलग से एजेंसीज होती हैं, तो अलग काम करते हैं। तो हम समटाइम कोई बहुत बड़ा केस होता है, एक बहुत साल पहले मैंने नाइकी का किया था। तो नाइकी में हमने पूरे इंडिया के अंदर 200 रेड कंडक्ट की थी, मतलब मैंने नहीं की थी, वो दूसरी एजेंसी ने की थी, लेकिन मैं उसका एक पार्ट था। मेरी टीम भी लगी थी, तो मुझे एक एरिया दिया गया था, तो हमने उसमें अपना थोड़ा सा पार्ट प्ले किया था। तो वो घड़ी देख के, मतलब 200 जगह पे एक टाइम पे रेड करते हैं। ठीक है, तो वो जितना भी नाइकी का मतलब डुप्लीकेट सामान बनता है उसको पकड़ते हैं, जब्त करते हैं। उसमें जज भी होते हैं, उसमें वकील भी होते हैं, उसमें पुलिस वाले भी होते हैं। उसमें एक कहानी ये होती है कि कई जनरली क्या होता है कि जिस जगह पे आप रेड करने जा रहे हो, तो उस जगह का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या उससे पहले आपको एफआईआर करनी पड़ेगी रेड करने से पहले। लेकिन जब डुप्लीकेट ब्रांड जो बनते हैं उनको पकड़ा जाता है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आप लोकल थाने को इन्फॉर्म कर दोगे तो हो सकता है उनकी कोई सांठ-गांठ हो, तो वो पहले से इन्फॉर्म कर दें। तो इसलिए पुलिस जो वहाँ पे काम करती है उस केस पे पर्टिकुलरली, तो वो जनरली क्राइम ब्रांच या स्पेशल सेल काम करती है, मान लो क्राइम ब्रांच काम करती है, तो क्राइम ब्रांच लोकल थाने को बताएगी नहीं। ठीक है ना, देखा जाए तो वो इलीगल भी है, लेकिन क्योंकि वो केस को मजबूत करना है तो इसलिए वो कर लेते हैं ऐसा काम। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत ही इधर उधर चलती हैं, बट ज़्यादा नहीं मतलब चलती। उसको मतलब अच्छे सिस्टम में डालने के लिए, अब मैंने गाड़ी नीचे रोड पे पार्क की है, देखा जाए तो वो भी इलीगल है, लेकिन क्या करें हम, सही बात, पार्क करनी पड़ेगी। तो इतना कुछ चलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिलिबरेटली आप कानून तोड़ रहे हो, आप गलत रेड लाइट क्रॉस कर रहे हो, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो कि आपको नहीं करनी चाहिए। तो अगर कहीं मजबूरी है और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वो नहीं है, तो फिर सोचा जा सकता है, अदरवाइज थोड़ा अवॉइड करना चाहिए कि हम इनलीगल कुछ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बेहतर सर, आपसे बात करके तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सपोज़ कोई अपना केस वगैरह आपके पास में ले करके आता है, तो प्राइवेसी की सेफ्टी वगैरह सब आपके पास यानी सिक्योर रहता है ना? ऐसा तो नहीं कि जो एक्यूज पर्सन है या फिर जिसके ऊपर जांच वगैरह करी, बाद में उसे पता लग जाए, वो बाद में आकर के आपसे पूछना चाहे कि आप उसका डाटा कैसे गया, क्या सारी चीज़ें सिक्योरिटी पर्पस के रिगार्डिंग? पिछले 24 साल में ऐसा कोई वाक्य सामने नहीं आया अच्छा कि हमारे किसी क्लाइंट की प्राइवेसी किसी के पास चली गई हो या कोई हमारे पास आ गया हो। एक सिंगल केस भी हमारे पास ऐसे नहीं है। 7,000 से ज़्यादा हम केस सॉल्व किए हैं अभी तक हमने, और 600 से 700 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं हमारे कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। जो इंडिविजुअल क्लाइंट है उनकी तो गिनती नहीं है मेरे पास, क्योंकि उनका हम डेटा जनरली नहीं रखते हैं। कॉर्पोरेट्स का डेटा हमारे पास होता है। तो 600 से ज़्यादा कंपनीज़ के लिए मैं काम कर चुका हूँ, 7,000 से ज़्यादा अभी तक केस कर चुका हूँ।
तो कभी ऐसा वाक़या आया नहीं कि कोई डेटा का प्रॉब्लम रहे, क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम इस बात का ख्याल रखते हैं कि जो भी हमारे पास जानकारी है वो हमारे पास मतलब सिक्योर रहे, और उसके लिए जो भी पैरामीटर्स हैं वो हम फॉलो करते हैं स्टार्टिंग से ही। तो इसलिए ऐसा कोई चांस ही नहीं होता कि भाई कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और सर बात करी जाए, जैसे आपने बताया कि डिटेक्टिव को कोई भी हायर कर सकता है या एजेंसी के थ्रू अपना केस वगैरह, तो इसकी फ़ीस वगैरह की अगर बात करी जाए तो नॉमिनल रहती है, या क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में क्या होता है कि मैं वहाँ से जा करके डिटेक्टिव हायर करूँगा या बहुत कॉस्टली रहेगा। आजकल तो अगल बगल के पड़ोस की आंटियाँ आजकल बहुत फेमस होती हैं, निगाहें ज़्यादा तेज रहती हैं, तो लोग उनके पास ज़्यादा जाना चाहते हैं। देखिए, यहाँ तक अब नॉर्मल फीस क्या होगी मुझे नहीं पता, मतलब मेरे लिए तो नॉर्मल है, जो भी मैं चार्ज करता हूँ वो नॉर्मल है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आप कुछ डॉक्टर हैं जो फ्री में इलाज करते हैं, कुछ डॉक्टर हैं जो 10 रुपये की पर्ची पे इलाज करते हैं, कुछ डॉक्टर 500 रुपये भी लेते हैं लिखने का, कुछ डॉक्टर 2000 भी लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्तर पे काम करना चाहते हो। आपको क्वालिटी काम चाहिए तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। आप कोई बहुत सस्ते में नहीं, ये जो डिटेक्टिव सर्विसेज है ये प्रीमियम सर्विसेज है, ये मतलब हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो थोड़ा सा ये विचार करने की ज़रूरत है कि आप शादी करते हो, आप उस पर पैसे खर्च करते हो, ठीक है, और अगर आप बीमार हो जाते हो तो उस पर पैसे खर्च करते हो। तो जैसे एक डॉक्टर का प्रोफेशन है, जैसे एक वकील का प्रोफेशन है, तो उसी तरीके से हमारा प्रोफेशन है। आपको वकील सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा, सही बात है, डॉक्टर आपको सस्ते से सस्ता भी मिल जाएगा, लेकिन हम थोड़ा कोशिश करते हैं कि हम प्रीमियम सर्विस दें, अच्छी सर्विस दें और रेट भी उसी हिसाब से लें। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट इसको किस हिसाब से लेता है। हमने कोई भी एक्स अमाउंट क्लाइंट से चार्ज किया, अब ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको नॉर्मल फीस मानता है या हायर साइड पे मानता है। तो ये हम तय नहीं करेंगे, तो ये क्लाइंट की पॉकेट तय करेगी, उसका मतलब एक सोच तय करेगी कि भाई मेरे को इतना पैसा है इस काम के लिए, और फिर थ्रेट क्या है उसकी लाइफ में। अगर उसका थ्रेट ऐसा है कि अगर वो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा तो कल को जेल चला जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वो पैसे खर्च करेगा। फिर अगर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कराए चाहे ना कराए, तो वो 2 रुपये भी खर्च करेगा तो उसको दर्द होगा। सही बात है, बिल्कुल। तो बेसिकली आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम तो लाइफ डिपेंड करते हैं पूरे। हम तो उतने ही पैसे लेते हैं जितने हमारे खर्चे होते हैं, खर्चे के हिसाब से लेते हैं। हम तो ज़्यादा पैसे नहीं मांगते हैं, बट वो क्लाइंट के ऊपर है कि उसको ज़्यादा लगते हैं या उसको कम लगते हैं। और सर इसमें कुछ टाइम ड्यूरेबिलिटी भी होती है कि इतने दिन के अंदर कोई केस टाइम होता है, बिल्कुल। जो क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको बताते हैं कि उनका केस कितने दिन में सॉल्व होगा, अप्रोक्सीमेटली आइडिया देते हैं। ठीक है, जैसे 10 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, या 4 हफ्ते में होगा, 6 हफ्ते में होगा, तो हम उनको टाइम देते हैं। ठीक है, और उसी हिसाब से हम काम करते हैं। हम अपनी आगे टीम्स को टास्क देते हैं, हम प्लान करते हैं कि कौन सा काम कैसे करना है, और ये काम कौन सी टीम करेगी, इसमें कितना टाइम लगेगा, फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसकी रिपोर्टिंग कैसे करनी है। फिर एक टीम होती है जो जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन आई उसको रीवेरीफाई करना है, कि सही है, ताकि क्लाइंट को जब हम फाइनल रिपोर्ट दें तो उसके पास गलत जानकारी ना जाए, वो सही जानकारी जाए। जो भी प्रूफ लिए हैं वो सही है नहीं है, उसके ऊपर चेकिंग होती है। तो चेकिंग वगैरह करने के बाद एक टाइम फ्रेम जो हमने डिसाइड किया होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर हम क्लाइंट को रिपोर्ट दे देते हैं। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन। और सर ये जो रिपोर्ट्स वगैरह आप देते हैं तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन की नीड तो पड़ती होगी। कहने का मतलब है सपोज़ आपके पास 10 कॉल्स आई, तो 10 कॉल्स के लिए 10 अलग अलग यानी स्टाफ रहता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है, या फिर एक पर्सन पे सिंगल पर्सन अपॉइंट करते हैं आप कॉलिंग वगैरह के लिए? क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा ही लफ्ज़ बताऊं और बीमारी डॉक्टर पकड़ ले। नहीं, जनरली ये होता है कि जो कंप्लीट यानी खुल के बाद भी नहीं बताते हैं, और वो सोचते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करें, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता होगा आपके लिए भी। मैं अपना जो हम काम करते हैं उसका तरीका बताता हूँ। जनरली
जो हमारी सेल्स टीम है उनके पास जब कॉल आती है, ठीक है, वो कॉल अटेंड करते हैं। अगर उनको लगता है कि केस बहुत सीधा साधा है तो वो अटेंड कर लेते हैं, वो बुक कर लेते हैं केस। क्लाइंट को पैसा भी बता देते हैं, क्लाइंट पैसा पे करता है ऑनलाइन और ये और सर हम काम शुरू कर देते हैं। एक बीच में डिस्टर्ब है सर, जो पेमेंट होती है ये पार्ट पेमेंट सारी एडवांस होती है या फिर फाइनल के बाद? इसमें केस टू केस डिपेंड करता है। कुछ केसेस में हम 100% एडवांस लेते हैं, जैसे प्री मैट्रिमोनियल के केसेस हैं, इसमें हम 100% एडवांस लेते हैं। लेकिन पोस्ट मैट्रिमोनियल के केसेस में हम जनरली 50 to 75% एडवांस लेते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि हम कितना टाइम फ्रेम दे रहे हैं उनको, कितनी फीस ले रहे हैं। अगर हम फीस बहुत कम ले रहे हैं तो हम 100% एडवांस ले लेंगे, ठीक है। अगर हम फीस काफ़ी ठीक ठाक ले रहे हैं जिसमें काफ़ी काम है तो उसमें हम पार्ट पेमेंट ले लेते हैं कि 50% पहले ले ली, फिर कुछ दिन बाद हमने 25% ले ली, फिर लास्ट में रिपोर्ट जब हम बना रहे होते हैं तो उस पे ले लेते हैं। तो इस तरीके से वो डिपेंड करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट भी डिपेंड करता है और केस टू केस भी डिपेंड करता है कि कैसा काम है हमारे पास। बहुत बेहतरीन सर। अभी आप ऑपरेशंस के बारे में बता रहे थे। तो जनरली क्या होता है कि सेल्स वालों के पास कॉल आता है, वो अगर ठीक समझते हैं तो वो बुक कर लेते हैं केस। अदरवाइज कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है या ऐसा केस है जिसमें एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत है या हमारी सेल्स टीम को लगता है कि शायद इनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है या ये खुद भी कर सकते हैं ये काम, तो वो मेरी कंसल्टेशन बुक करते हैं उनके साथ, जिसकी मैं 1000 रुपया फ़ीस लेता हूँ, ठीक है। वो ऑनलाइन पे करते हैं मुझे और मैं उनको टेलीफोन पे या अगर वो आ सकते हैं ऑफिस में तो मिलके, अदरवाइज़ वीडियो कॉल पे भी जो मीटिंग कर लेते हैं हम, तो उस पर मैं उनका पूरा केस सुनता हूँ। मैं उनको 3 चीज़ें रेफ़र करता हूँ। पहला कि उनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है, तो मैं उनका पूरा केस सुनूंगा। कुछ क्वेश्चन होंगे, मैं उनको क्वेश्चन करूंगा, वो जवाब देंगे और उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, उनको चाहिए क्या, वो सारा कुछ एक मैं ऑब्जर्व करके उनको मैं बताऊंगा कि अभी उनको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है या नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। अगर नहीं है तो बात ही ख़त्म हो जाती है। मैं उनको सलाह देता हूँ कि आपको अभी कुछ करना नहीं है, आप 2 साल बाद आना या 1 साल बाद आना, अभी तो आप अभी आराम करो, आप थ्रेट में नहीं हो, आप अभी सेफ मोड में हो, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है कोई। और अगर उनको मतलब उस केस में रिक्वायरमेंट है इन्वेस्टिगेशन की, तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे या वो खुद कर सकते हैं। तो अगर मुझे ये महसूस होता है कि वो खुद भी कर सकते हैं, कुछ केसेस में ऐसा होता है यहाँ पे मेरा कोई ज़्यादा रोल होता नहीं है, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत भी है, तो मैं उनको खुद सजेस्ट करता हूँ कि आप ये चीज़ें, ये रेमेडीज़ कर लो, ऐसी ऐसी चीज़ें कर लो, ये आप मॉडस ऑपरेंडी यूज़ कर लो, तो आपको जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल जाएगी। वो करते हैं, उनको मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। बहुत बेहतरीन। अगर वो नहीं होता, मैंने करना है, तो मैं उनको बता देता हूँ कि भाई हम इस तरीके से काम करेंगे, इतना टाइम लगेगा, इतना पैसा लगेगा और ये हिसाब किताब होगा और आप हमें हायर कर सकते हो अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप किसी दूसरे को भी देख सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आपको और रेफरेंस भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बेहतरीन जी सर। अभी तक जो मेरे दिमाग में डाउट्स थे आपने सारे क्लियर कर दिए और आपसे मिल करके भी बहुत अच्छा लगा। कहने का मतलब है एक डिटेक्टिव एजेंसी जो आज तक हम लोग सोचते थे, यानी दिमाग में आता था यार जासूस, ये वो सारी चीज़ें, मूवीज़ का एक अलग वो होता है, लेकिन रियल लाइफ के अंदर आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं अपने व्यूवर्स आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर आप शादी कर चुके हैं, आपको कोई डाउट है या टेंशन में रह रहे हैं, पहले से ही कोई प्रेशर वगैरह है या फिर शादी करने जा रहे हैं, तो एक बार अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, क्योंकि लाइफ मत ख़राब करना, आप पहले ही एक बार जो है इनसे सर से मिल करके अपने बारे में या फिर अपने पार्टनर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको निकलवानी है या डिटेल्स या वेरीफाई करवाना है या कोई कंपनी वगैरह है और उन्हें जो अपने स्टाफ की अगर वेरिफिकेशन वगैरह करवानी है, तो डायरेक्ट सर से मिलकर यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके सर का स्टाफ जो है आपका कॉल पिकअप करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको एड्रेस मिल जाएगा, एड्रेस पे आकर के भी आप सर से मिल करके भी अपनी हमारे माइंड से जो है एक डिटेक्टिव के इमेज क्या होती है उसको क्लियर करा, वेरीफाई करा, आप कैसे डिटेक्टिव हायर कर सकते हैं, क्या क्या उनका प्रोसेस रहता है, पेमेंट मोड्स क्या रहते हैं, यानी सारी चीज़ें क्लियर करी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे बीच में हैकर जो होते हैं कई गलत भी होते हैं, कई सही भी होते हैं। तो इसी बारे में ये बात है कि आपको अगर डिटेक्टिव हायर करना है तो सर की वेबसाइट है detectiveguru.com।
डायरेक्ट वेबसाइट से जाकर के सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना एड्रेस पे आकर के जो है आप सर से मिल सकते हैं, वरना जो नंबर ऑन स्क्रीन है आप सिर्फ उनके ऊपर कॉल लगाइए और अपना नंबर जो है कमेंट में बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप नंबर छोड़ देते हैं और आपको कई सारे फ्रॉड्स जितने भी हैं लोग आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय और नमस्कार।